नमस्कार। आप सुन रहे हैं रेडियो जय घोष 107.8 FM और मैं हूं आपका दोस्त राधेश्याम दीक्षित। और एक बार फिर हम लेकर हाजिर हैं कला यात्रा। एक ऐसे मेहमान से आपको मिलवाने जा रहे हैं जिनकी कला यात्रा न केवल भारतीय शास्त्रीय संगीत की परंपरा में बेहद महत्वपूर्ण है, और वो उस नगर से आते हैं जहां नदियों का संगम होता है और वहीं पर संगम होता है संगीत का। और न केवल संगीत के इस संगम से हम परिचित होंगे, बल्कि पूरी जो शास्त्रीय परंपरा है उसकी जो पूरी अलग अलग गुरुओं की परंपरा है और गुरु शिष्य परंपरा के विभिन्न आयामों से हम परिचित हो गए। और हम बात कर रहे हैं महत्वपूर्ण ताल वाद्य के शिक्षक, तबले के बहुत महान हस्ताक्षर, तबले के गुरु और गुरु शिष्य परंपरा के वह निर्वहन करते हुए तकरीबन 50 वर्षों की यात्रा आपकी, और कुछ 42 साल आपने भातखंडे में बतौर शिक्षक दिए हैं। और न केवल शिक्षक के तौर पर आपने भूमिका अदा की है, बल्कि शिष्यों की बहुत बड़ी परंपरा आपने भारतीय शास्त्रीय संगीत की मूल परंपरा में पोषित की है, जो आज न केवल विभिन्न मंचों से और दुनिया के अलग अलग देशों में अपनी विधा से, अपनी कला से लोगों को सराबोर कर रहे हैं, श्रोताओं को प्रभावित कर रहे हैं। अरुण जी, हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और आपके सभी शिष्यों को भी हमारे स्टूडियो में आज अभिनंदन है। कितनी महत्वपूर्ण है ये ताल वाद्य, तबला, और थोड़ा उसके बारे में विषय में बताएं, और फिर हम आपके जीवन की यात्रा में चलते हैं। सबसे पहले तो मैं ये जय घोष जो आपका ये चैनल है, रेडियो चैनल है सांस्कृतिक विभाग उत्तर प्रदेश का, उसको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और मुझे यहाँ बुलाया गया और मुझे बड़ी बेहद खुशी है इस बात की कि जो ये बीड़ा उठाया है सांस्कृतिक विभाग ने, इससे बहुत पुरानी परंपराएं जो हैं, जो लुप्त होती जा रही है, उसकी जो हम लोगों को मालूम है, क्योंकि हमारी जो शिक्षा है वो गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत ही ज़्यादा है। और सबसे पहले मैं अपने गुरु का नाम लेना चाहूँगा, क्योंकि बगैर गुरु बिल्कुल को कुछ नहीं होता है। गुरु पहले हैं, गुरु और गुरु पहले का घराना है, और तो शिष्य की पहचान भी गुरु से। ये पहचान जो है लोग भूलते जा रहे हैं। जी। लोग अपना सोच रहे हैं, ये नहीं देख रहे हैं कि जिनके वजह से हम हैं उनको लोग भूल जाते हैं। तो मेरे सबसे पहले गुरु हमारे बाबा पंडित सीताराम भट्ट जी थे, जो कि सारंगी के और वोकल के बहुत बड़े वो विद्वान थे और बहुत अच्छे सारंगी वादक थे। उनको ताल का भी बहुत ज़्यादा ज्ञान था। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि कुछ गुरु ऐसे होते हैं कि जो हम लोगों के भाषा में उसको जसी कहते हैं, जसी। और कहते हैं कि अगर उनके डेवड़ी पर, अब वो शब्द डेवड़ी उड़ी सब लोग भूलते जा रहे हैं, उनके डेवड़ी पर या उनके घर के, उनके चौखट पे जो गया, उनको वहाँ प्रणाम किया, जो भी किया, तो उससे वो दुनिया में नाम करते हैं। तो वो घर बड़ा जसी है हमारे, उससे यश प्राप्त करने वाला। वो लोग ऐसे थे कि उनका केवल सर पर हाथ आ जाए तो आप समझिए बन गए। बिल्कुल। तो वैसे उनसे मैंने सबसे पहले बाबा सीताराम भट्ट जी से शिक्षा ली। उस वक़्त मेरी उम्र जो थी लगभग 6-7 साल की थी। तो हुआ क्या, और उसके बाद मैंने उनके बेटे पंडित सीताराम जी के बेटे जो छोटे, उनके 2 बेटे थे, एक राधेश्याम भट्ट जी और एक थे गोपीनाथ भट्ट जी। तो उनके दोनों बेटों से भी मैंने शिक्षा ली। और गोपीनाथ भट्ट जी जो थे, उनके छोटे बेटे, वो हमें आके सिखाते थे, बताते थे, वो थे। और फिर अपने पिता श्री केदारनाथ भट्ट जी, तो जिनका हम नाम ले रहे हैं वो इस वक्त इस दुनिया में नहीं है। तो हम उनका आशीर्वाद लेते हुए, उनके बताए हुए रास्ते पर आज जो भी है हम यहाँ पर आए हैं। तो पहले तो उनका हम जिक्र ज़रूर करेंगे। ज़रूर। और ये ज़रूरी है कि जो वृक्ष दिख रहा है उसका बीज कहाँ है, और उस बीज का संस्कार कहाँ है, उस बीज की जो परंपरा है वो कहाँ है। और इस तरह से आपने अपने गुरुओं को वंदन करते हुए अपनी बात रखी है निश्चित रूप से। और गुरु शिष्य परंपरा की ये महत्वपूर्ण थाती भी है। जिस ड्योढ़ी का आपने जिक्र किया वो अपने आप में एक मर्यादा की सीमा हुआ करती थी, और वो ड्योढ़ी हमारे भारत की परिवारों की जो परंपरा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और ड्योढ़ी लांघना का भी एक मान होता था कि आप ड्योढ़ी कब लांघते हैं, और जब आपकी योग्यता उस स्तर पर होती है तब आगे आप जाते हैं।
तो ये निश्चित रूप से हमें समझना भी होगा। और आज पूरी दुनिया भारत की जो परिवार की परंपरा है, गुरु शिष्य की परंपरा है, उसके विज्ञान का अध्ययन कर रही है, उस पर शोध कर रही है। और भारत में ऐसे दुनिया के अलग अलग देशों से आने वाले न केवल उसके आयामों को समझ रहे हैं, देख रहे हैं, जान रहे हैं, बल्कि प्रभावित भी हो रहे हैं। अरुण जी, आपने भी अनुभव किया है, आप तो दुनिया के अलग अलग देशों में गए हैं, कितनी महत्वपूर्ण परंपरा को माना जाता है? ये हमारी जो परंपरा है, हमारा जो संगीत है, हमारा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत है, ये जितना हमारे हिंदुस्तान में लोग उसको करते हैं, उससे कहीं ज़्यादा विदेशों में लोग इसको कर रहे हैं, जानते हैं, पहचानते हाँ। हैं, क्योंकि पसंद करते हैं। मेरा एक अनुभव ये भी रहा कि मैं 2 साल ICCR भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की ओर से मेरा चयन हुआ। मैं गया ब्रिटिश गयाना, जो कि साउथ अमेरिका में है। वहाँ मैंने 2 साल शिक्षा दिया बच्चों को, और वहाँ के लोग जो हैं इसको इतने प्रेम से सीखा उन लोगों ने हमसे, और उसके वो दीवाने हैं। ये ना कि ये शोर जो वेस्टर्न है वो तो ठीक है, अच्छा है, लेकिन जो उन लोगों को सुकून ये हमारे इस हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, ताल, चाहे तबला हो या वोकल हो या गाना हो, जो XYZ कुछ भी हो, उससे उनको बड़ी सुकून मिलता है। उसको सीखने की बड़ी जिज्ञासा है उन लोगों में। और जहाँ तक हमारे हिंदुस्तान की बात है, तो यहाँ भी लोग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ लोग साधन ज़्यादा बना लिया है यहाँ के लोगों बहुत ने। महत्वपूर्ण बात आपने कही है। जो साधना थी उसका मूल तत्व थोड़ा लोप हो गया है, और साधन, आय का साधन, जीविकोपार्जन का साधन केवल उतना तक है। ऐसा नहीं है कि ये जरूरी नहीं है, लेकिन संतुलन होना जरूरी है। जैसे चित्त जल पावक गगन समीरा पंचते तत्व ते मिल बना शरीरा। शरीर के 5 तत्वों में संतुलन नहीं होगा तो हमारी मृत्यु हो जाएगी या हम अचेत अवस्था में आ जाएंगे। और वैसे ही संतुलन नहीं है जी तो जी, बिगड़ता है। एक ये भी है कि आज का जो युवा है, जो भी संगीत उसमें जा रहे हैं, वो एक ही दिन में वो हाईलाइट होना सफल हो चाहते हैं कि जाना हम चाहते हैं। सफल हो जाएं, बस ये हो जाए ना। अब अगर आज की जो परंपरा है कि कोई बच्चा आया सीखने, उनको हमने सिखाया, तो एक बोल मैंने बताया, कोई भी हमारे तबले में तिट्टे तिरकिट अनेकों बोल है, तो उनको क्या होता है कि जैसे आज सिखाया, कल दूसरा सिखा दीजिए, परसों दूसरा सिखा दीजिए। और अभी उनसे कहा, जैसे हम लोगों ने सीखा, हमारे गुरु जो थे, सबसे पहले गुरु लोग उन बच्चों में वो देखते हैं कि इनका कितना लगाव है, उसकी शुरू में वो परीक्षा लेते थे। जैसे कि हमने सीखा, तो भाई मैं भी बच्चा था, ये 7-8 साल का था, 6-7, जो भी मेरी एज रहे, मुझे याद नहीं उस समय। तो वो हमारे गुरु बाबा जो थे, जाते थे हम लोग, जब हम गए तो एक पीढ़ा होता था, क्योंकि कच्चे मकान, पीढ़े पे बैठा के बैठ जाओ वहीं पे। तो हम लोगों की ताल क्यों मजबूत है? क्योंकि वो केवल जाते थे, बस केवल गिनती लगवाते थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1, बस तबले पर हाथ नहीं रखाया। और ये सिलसिला लगभग 6 महीने चला। आज 6 महीने अगर किसी विद्यार्थी का ये लगाओ, तो उनके पेरेंट्स भी कहेंगे अरे वो तो कुछ सिखा ही नहीं रहे हैं, खाली जाओ यही कराते रहते हैं। तो इतना धैर्य भी होना चाहिए, और उस गुरु पर विश्वास होना चाहिए। तो वो गुरु लोग देखते थे कि इसके अंदर कितनी वो है, धीरज कितना है, धीरज कितना है, कितना जो है वो। हाँ, नहीं तो अगर उस समय अगर आप भाग गए, अरे क्या वो जाते हैं वहाँ, वो देखो दूसरे वहाँ गए, वो स्कूल में सिखा रहे, तो वो कायदा भी, पेशकारा भी, इतनी चीज़ें, मगर तुम केवल यही कर रहे हो। लेकिन ये इतनी मजबूत चीज़ें हैं, ये अगर मजबूत हो गया तो आगे तो वो उन लोगों की थी। लेकिन आजकल वैसे मिलते ही नहीं हैं। क्योंकि अवधारणा हमारे समाज की बदल रही है, और श्रुति और स्मृति की परंपरा, और बहुत उसका सघन एक रीज़न ये भी था कि लोग कहते हैं ना, वो नहीं सिखाया नहीं। अब जैसे उन्होंने 6 महीने मुझे ताल केवल सिखाया, और जो लोग जाके वो ये पेशकारा, कायदा, 20 चीज़ इतने दिन में सीख लिए, लेकिन उसका रिजल्ट ये था कि जो इतने दिन में 20 चीज़ सीख लिया, वो 30 साल तक नौकरी नहीं पाए। और ये 18 साल कुछ महीने के हुए थे, मुझे नौकरी मिल गई, बड़े बड़े प्रोग्राम करने लगे, केवल उसी गिनती के वजह से, क्योंकि वो न्यू मजबूत हुई। तो इतना धैर्य अभी किसी में नहीं है। अब जो परंपरा अगर कोई करेगा तो उसको मिलेगा, ये है पुरानी परंपराएं। और जैसे
हर सब्जेक्ट में ऐसे ही, जैसे वोकल में लीजिए तो गुरु कहते थे केवल सा लगाओ, जब सा सुर में आ जाएगा, सा परफेक्ट होगा तो उसके रे तो अपने आप आ जाएगा। ये थोड़ी कि अब सा के बारे में करते हो सारे राग, ना 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 ना, एक पहले एक चीज साधो, तो वो चीज था पहले। वो परंपराएं जो है धीरे धीरे, या तो लोगों में इतना धैर्य नहीं है, अगर वो ऐसे आदमी लोग करें तो उनको ज़रूरत ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात है। और प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट ऐसी कहावत है, लेकिन विद्वान कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स थिंग्स परमानेंट, यानी अगर गलत रियाज किया तो वो परमानेंट हो जाएगा, और अगर गलत रियाज स्थायी हो गया तो उसको भुलाना बहुत मुश्किल है। इसलिए दुरुस्त सीखें, दुरुस्त जानें, दुरुस्त सुने और दुरुस्त ही समझें। जी, इसलिए ये परंपरा बेहद महत्वपूर्ण है। आपको इसकी जो बारीकियां हैं इसको समझने में, सीखने में कितना वक्त लगा, कितना वक्फा लगा? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब आप रियाज करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे बुजुर्गों को सुनेंगे, जो हम लोगों की भाषा में बुजुर्ग अच्छे जो पुराने लोग, उनको सुने, उनको देखें, तो कुछ जैसे एक बोल है तेट्टे, तो जैसे तेट्टे है तो कोई बंदिश है, तो उन्होंने कहा जैसे दिल्ली का एक घराने का एक बोल है, जैसे सपोज है धातेटे धातेटे धादा तेटे धागे धीना गीना। तो बुजुर्ग कहते थे कि जो दिल्ली का बोल है किनार का बाज है, किनार यानी कि ये हमारे ये चाट, इसको किनार कहते हैं, इसको किनार, किनार माने किनारिये, इसके एकदम किनारे है ये। तो वो जो बोल है वो 2 फिंगर का उनका, जैसे धातेटे धातेटे, अब वो बजाएंगे, ये 2 उंगली लग रही है, ठीक है। लेकिन जो पुराने लोग थे, ये तो आज आ ही जाएगा, वो कहते थे वो पहले वो तेट्टे जो है, पहले हम लोग जो मकान बनाते तो बड़े बड़े ईंटें रखते हैं, मजबूत ईंटें होती, मजबूत ईंटें होते, तो क्या तेट्टे, ये रियाज करो, फिर उसके बाद प्लास्टर होगा, फिर धीरे धीरे उसमें नक्काशी होगी कि ये उंगली ऐसे होना है, ये पहले तो ये आएगा ना, दातेटे दातेटे, है ना, दातेटे दातेटे। फिर जब ये तैयार होगा तो कहें भैया पूरा मतलब ये हो गया। तो ये सारी चीज़ें आप जब करेंगे, बुजुर्गों को देखेंगे, सुनेंगे, और संगीत जो है सीखना तो चाहिए, रियाज भी खूब करना चाहिए। रियाज लोग करते हैं जो जिनको उसमें लगाव है। और एक सोहबत, जो पुराने कहते हैं संगीत संगत, सोहबत, लोगों के अच्छे लोगों के साथ बैठिए, उनको देखिए, उनकी क्या दिनचर्या है, कैसे वो बजाते हैं, कैसे वो करते हैं। अच्छा, अब आजकल क्या हो गया कि बड़े बड़े संस्थान खुल गए, विश्वविद्यालय है, और कहाँ सब म्यूजिक का खूब खुल गया, प्रचार बहुत हो गया है, अच्छी बात है, उससे लोगों की जीविका चल रही है, और ज़्यादातर लोग उसमें भाग रहे हैं डिग्री के लिए, पीएचडी करो, ये करो। नहीं, पीएचडी आप अपने परफॉर्मेंस भी तो करिए, बिल्कुल, ना कि केवल कागज पे करिए। कुछ बच्चे हम लोगों के पास आते हैं, बोलते हैं कि पीएचडी वाले इंटरव्यू लेते हैं कि वो कैसे हो, जब उनसे हम कहते हैं कि थोड़ा सुनाओ बजाओ, तो वो उसका रियाज नहीं है, क्योंकि उनके संगत भी नहीं है, नहीं वो उतना वो लोग करते भी नहीं, अभ्यास नहीं, कागज में लगे हुए हैं। जैसे अभी आप हमसे पूछेंगे कि आप कितना पढ़े हैं, आपका जरूर पूछेंगे कि कितना पढ़े हैं शिक्षा, हाँ, तो हमारी पढ़ाई तो यही है। बहुत बड़े बड़े उस्ताद हुए हैं जिनको पढ़ाई, अरे मेरे भी तो यही है, यही पढ़ाई है, यही पढ़ाई है। सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर ने 4वीं कक्षा तक शिक्षा ली थी, लेकिन वो स्वर कोकिला मानी गई, और उनका जो ज्ञान है, जो उनकी जो सुर और ताल की समझ है, उसका अभी भी उसके समकक्ष आने वाले जी नहीं है। तो निश्चित रूप से ये बहुत महत्वपूर्ण बात। और जो आपने कहा संगत से गुणात है, संगत से गुणजात, तो संगत बहुत महत्वपूर्ण है और उसका प्रभाव पड़ता जरूर है। जी तो वो तो है, जैसे संगत में। अच्छा, स्कूल की शिक्षा, संस्थान की शिक्षा में एक वो होता है कि एक टाइमिंग है,
तो जो टाइमिंग होती है कि 2 से 3 या 4 से 5 ऐसे क्लासेस हैं, ठीक है, अच्छी बात है। अब समय को देखते हुए सब हो सुविधा रहा है। में। मैं खुद ही उसी में हूँ। भातखंडे कॉलेज में हम लगभग अब ये मेरा 42 साल वहाँ हो 42 गया। साल। 80 में मैंने ज्वाइन किया था वहाँ पे। हम्म, तो जो हमारी जो हम उसमें है कि भाई जिस टाइमिंग का बना सीखे चले गए 2 क्लास 3 क्लास 4 क्लास बच्चे किए चले गए घंटे के। लेकिन हम लोग जब सीखते थे उसमें कोई टाइमिंग नहीं होती थी, और वैसे भी गुरुकुल की परंपरा और गुरु शिष्य कोई परंपरा में टाइमिंग नहीं। लगभग अब एक पता ही है, चले बड़ा कि फर्क नहीं है। मैं जैसे ये 2 छोटे बच्चे हैं और भी मेरे बच्चे हैं, अब इनको मैंने समय दिया कि 6 बजे आ जाओ, ये कोई भी मेरे बच्चे आ गए। अब ये नहीं, अब आजकल क्या है जो एज ए आर्टिस्ट ने मतलब वो गुरु शिष्य परंपरा की वो सब नहीं है। वो अपना कॉलेज वगैरह में सीखे हैं, अपना सिखा रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, प्रचार प्रसार कर रहे हैं। लेकिन अब ये आ गए, अब ये थोड़ी कि मैं इनको 6 बजे छोड़ दूंगा। अब हम आए बैठ गए, अब कोई चीज़ हमारा चलने लगा तो 5 घंटे भी बैठे रहते हैं। कोई अगर हमारी कोई चलने लगी, कोई बंदिश है, उसको मैं बताने लगा, उसमें करने लगे। अच्छा, हम इन लोगों को जो शिक्षा देते हैं कि एक चीज़ हम बताएं 4 अपने से बनाओ। अब ये छोटे बच्चे हैं, अब ये एक छोटी सी गणेश परन है, ये पॉपुलर है। तो देखिए ये छोटे बच्चे हैं, ये क्लास 4th में पढ़ता है, ये 5th में पढ़ता है। ये बच्चे देखिए पढ़ेंगे इसको, बिल्कुल। ठीक है। जरा भैया वो दो विलंबित। तो ये देखिए गुरु शिष्य परंपरा की एक शैली, और साथ में जो पक्का करना है जो नींव को, वो बेहद ज़रूरी है, और वो किसी कलाकार के लिए बुनियाद है। और मैं एक चीज़ ये भी कहना चाहूँगा कि जो ये मैं अब बात कर रहा हूँ, तो हम इन बच्चों को लेके इसलिए बैठे हुए हैं कि और साज लेके बैठे हैं, ना कि केवल बातचीत करने के लिए। अक्सर लोग आ जाएंगे, बातचीत किया, चले गए, क्योंकि हमारी पहचान इस तबले से है। ये नहीं है तो अरुण भट्ट है ही नहीं, कुछ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी को अगर हम छोड़ देंगे तो क्या होगा। ये रिश्ता है, और हाँ। रिश्ता दिखना भी चाहिए। और बहुत अच्छी बात, सबसे महत्वपूर्ण है कि गुरु शिष्य परंपरा के निर्वहन करने वाले अपने शिष्यों को गुरु भूल जाएं और गुरु को शिष्य भूल जाएं। इसका मतलब दोनों का रिश्ता पुख्ता नहीं है। और जब ये पुख्ता रिश्ता है तो अरुण जी को आमंत्रित के साथ ही उन्होंने कहा कि हम आएंगे तो शिष्यों के साथ आएंगे, और जो बात करेंगे वो शिष्यों के साथ बात करेंगे। इससे इनकी भावना का पता चलता है, और ये भावना पोषित होती रहे, यही हमारी कामना है। ता तरी के धा दिन दिन दा धा दिन, ता लगाओ, दिन दा दा, दिन जोर से। दिन ता ता दिन दिन गणेश परन। गं गं गणपति गज मुख मंडल गिट गिण गिट गिण गिट गिण धा 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 कत धा। जय जगवंदन वक्रतुंड दानी दाता विघ्न हरन सुख करन धगिन धग। धुम गिट थोड़ंग थोड़ंग गदि गन धा थोड़ंग थोड़ंग गदि गन धा थोड़ंग थोड़ंग गदि गन। हाँ, ये बात, ये बच्चों ने जो गणेश जी का परन देखिए याद करना। अब अभी तबला होगा तो ये लोग बजा भी देंगे, तो ये तालीम है। और ये तालीम अभी मात्र 5 माह की हाँ, ये तालीम है इन बच्चों की। और जो ये बच्चे करेंगे, और यही बच्चे अगर करते रहेंगे और तो ये अच्छा करेंगे। ये पीछे भी ये सब भी हमारे बच्चे बैठे हैं, 10 और वर्ष, 12 और वर्ष, भी 8 वर्ष। हाँ, और भी बच्चे हैं जो कि कहीं बिजी होंगे, है ना। तो वो सब आज बिजी का जो होंगे। दौर है वो व्यस्तता का दौर है। कोई अपने में व्यस्त है, कोई दूसरों में व्यस्त है, कोई दुनिया में व्यस्त है, किसी को कुछ नहीं मिला तो व्यस्तता में व्यस्त है। लेकिन काम ज़रूरी है, लेकिन काम के साथ ज्ञान, और ज्ञान की जो सींचना है ये बहुत ज़रूरी है। वो पौधे बहुत अच्छे होते हैं जिनमें सभी पोषक तत्व तो मिलते हैं, और वो पौधे जो दिखते तो बड़े हृष्ट पुष्ट हैं लेकिन पोषण नहीं होता। और ये दुनिया का हाल है कि हम सब खाए पिए कुपोषित लोग हैं। तो शिक्षा में, संगीत में ये पोषण की परंपरा गुरुजन कर रहे हैं, और ऐसे ही गुरुजन अरुण भट्ट जी की यात्रा पर हम बात कर रहे हैं। कला यात्रा में हम आपसे आगे भी बात करेंगे, लेकिन अभी लेते हैं एक अल्प विराम और लौटते हैं, और फिर आपकी शास्त्रीय परंपरा के बहुत जो गुण तत्व हैं उनकी यात्रा पर चलेंगे। तो जारी है कला यात्रा, लेते हैं अल्प विराम। एक बार फिर स्वागत है
मैं हूं राधेश्याम दीक्षित और आप सुन रहे हैं रेडियो जयघोष 107.8 FM और कार्यक्रम है कला यात्रा। हमारे मेहमान हैं तबला वादक गुरु आदरणीय अरुण भट्ट जी हमारे स्टूडियो में, और साथ में उनके शिष्य जो 5 माह से लेकर 12 वर्ष तक के शिष्य की परंपरा में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की और हमारे साथ मौजूद हैं। आगे जो दूसरा कार्यक्रम होगा उस पर इनके साथ साझा जो जुगलबंदी है, संगत है, वो भी आपको सुनने और देखने को मिलेगी। लेकिन उससे पहले हम बात कर रहे हैं अरुण भट्ट जी से उनके जीवन की यात्रा के बारे में। आपने अपने गुरुजनों की बात की, आपने जो ताल वाद्य तबला है उसकी मूल तत्व की बात की, उसके सीखने समझने की जो समझ होनी चाहिए उसकी बात की। अब बात करते हैं आपके जीवन की। आप तबले में क्यों आए? सबसे पहले तो तबले में हम क्यों आए कि हमारे घर में संगीत, मेरे वातावरण था। हमारे जिस समय आकाशवाणी इलाहाबाद खुला है अंग्रेज़ों के समय में, मेरे ख्याल से यूपी में सबसे 2 ही आकाशवाणी थे, ऑल इंडिया रेडियो, एक इलाहाबाद और दूसरा लखनऊ। तो इलाहाबाद जो आकाशवाणी जो था उसमें सारे जो भी म्यूजिशियन थे तबले में सारे हमारे घर के लोग थे, क्योंकि हमारे बड़े पिताजी शंभूनाथ भट्ट जी वो आकाशवाणी इलाहाबाद में तबला वादक थे, और हमारे पिताजी 3 भाई थे। तो सबसे बड़े वाले तबले में थे शंभूनाथ भट्ट जी, और उसके बाद संत लाल भट्ट जी जो कि वोकल के थे, और हमारे यहाँ के इलाहाबाद के बड़े अच्छे तबला वादक हुए पंडित राजित राम भट्ट जी, ज़बरदस्त तबला वादक थे, वो थे। उनके बेटे महावीर प्रसाद भट्ट जी वो थे, और हमारे मौसिया लगते थे लखन लाल भट्ट जी वो थे, और हमारे नाना जी सारंगी वादक थे वो वहाँ स्टाफ में थे। तो लगभग सारे जो मेरे ख्याल से 75% जो आर्टिस्ट थे वो खानदान ही हाँ। और हमारे खानदान में हम लोगों के रिश्ते में थे, मैं वो भी दादा लोग, हम लोग तो दादे कहे उनको देखा नहीं, भोलानाथ भट्ट जी थे वोकल के, बहुत विद्वान इंसान थे, बड़े उनके हिंदुस्तान में का दुनिया में बड़े शागिर्द हैं। उनके मेन शागिर्दों में आपके पंडित रामाश्रय झा साहब थे, जिन्होंने कितनी किताबें लिखी, कितने गुणी थे, उनके बड़े बड़े शागिर्द हैं। ऐसे बहुत से लोग हुए हमारे घर के। तो एक तो संगीत का वातावरण था, और एक हम एक नाम और लेंगे, वो थे संतोष भट्ट जी थे, हमारे वो मामा लगते थे। हमारी जो चाची थी उनके भाई थे, वो बहुत अच्छे कथक के डांसर थे, उनके गुरु थे चुन्नी लाल भट्ट जी। तो ऐसे बहुत से नाम हैं हमारे घर के, क्योंकि इलाहाबाद के, क्योंकि वहाँ प्रयाग संगीत समिति था और आकाशवाणी था, और फिर आपका म्यूज़िक में यूनिवर्सिटी में भी था, वहाँ भी सारे घर के लोग थे म्यूज़िक में ज़्यादातर। तो ये हम लोगों की परंपराएं थी और लोग थे, क्योंकि दिन भर हमारे घर में केवल म्यूज़िक की बात होती थी, म्यूज़िक ही लोग करते थे। उसी में सोना उसी में सब चीज़ चल रहा है, सब लोग। अब हम लोगों की शिक्षा कैसे कि हम कोई बोल बजा रहे हैं तो उसमें कोई अरे यार ये बेटा इसको ऐसे करके आओ, तो उनका मिल गया। फिर कि कोई आ गया बैठे कि देखो ये एक चीज़ ये याद कर लो, ये तो ये पूरी अच्छा हमें जहाँ तक याद है कि हम छोटे थे तो जो उस वक़्त आता था डालडा घी आता था, ताड़ खजूर वाला, उसके डिब्बे होते थे, उस पे अपना बजाते रहते थे खड़बड़ जो भी अपना। तो लोगों को लगा कि ये तबला में इसको ज़्यादा रुचि आ रही है, तो फिर हमको कहा गया कि ये तबला बजाएगा। और तबले का इतना नशा हमें था कि स्कूल भेजते थे, क्योंकि ये जो आपने जीवन यात्रा की बात की, स्कूल जाते थे, स्कूल में मन ही नहीं लगता था, भाग आते थे, भाग के आके तबला बजाने लगते थे। घर वाले कहते थे अरे ये क्या कर रहा है, स्कूल नहीं गया। मास्टर आते थे वो तो शिकायत भी करते, लेकिन वो एक जुनून था तबले का। फिर अपना बजाते थे, रियाज करते थे, और रात भर बजाते थे। फिर कहीं कीर्तन भजन हो वहाँ पहुँच जाते थे, कहीं सुंदरकांड हो तो वहाँ पहुँच जाते थे। तो हर वही अच्छा लगता। तो वो एक पूरा हमारा सर्किल बस म्यूजिक है, तब से शुरू होने लगा। और फिर यहाँ हमारे भातखंडे में पोस्ट निकली। अच्छा, घर वाले हमारे पिताजी लोगों का ये भी था, उस क्योंकि ज़माना बदल गया था, क्योंकि पहले ये तो था कि लोग सीखते थे, बुला के नौकरी देते थे कि नौकरी करोगे। जैसे आकाशवाणी रेडियो में ऑडिशन नहीं होता था उस समय, कहीं यह है उनको नौकरी लगे, वो नौकरी में चले गए और बजाने लगे। अच्छा, वहाँ
लोग जल्दी जाते नहीं थे नौकरी करने, क्योंकि जो वो जाते थे तो वहाँ उस समय शायद उन लोगों को 50 या 60 रुपए एक महीने में मिलता था। और जो परफॉर्मेंस वाले लोग होते थे वो एक ही दिन में हाँ, 100 रुपए लेके चले आ रहे, कह रहे नौकरी कौन करेगा उनकी। तो वो और था। वो दौर भी था जब नौकरी को इतनी अहमियत नहीं मिलती। ना 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 बुलाते थे कि करने आ वाले जाओ। बहुत कम हाँ होते जी थे। जी। हम्म, तो वो एक दौर था। तो लेकिन वो फिर हमारे होते होते कि दौर बदला, तो पिताजी ने कहा कि भैया कुछ डिग्री भी तो कर लो। तो हम उस संस्था को भी नहीं भूलेंगे कि ये हमारे भातखंडे विद्यापीठ है। तो भातखंडे विद्यापीठ के सेंटर हिंदुस्तान में बहुत जगह, तो वहाँ एक स्कूल था लूकरगंज संगीत विद्यालय वहाँ से मैं इलाहाबाद आप में। शिक्षा भी। तो वहाँ हमारा एडमिशन करा दिए, कहीं वो बजाते तो है ही, बजाओगे और थोड़ा प्रथमा मध्यमा विशारद की डिग्री मिल जाएगी तो आगे चल के वो काम आएगा। बदलते दौर में हाँ, रियाज तो करते थे, लेकिन जब नौकरी चाहिए तो फिर डिग्री भी जरूरी हो गई। बहुत जरूरी है। तो वो मैंने वहाँ से किया। उसके बाद सर्विस में आ गए हम। और फिर सब ये जैसे ये बच्चा छोटा है, ये मेरे ख्याल से इसकी एज होगी 8-9 साल होगी। कितना है? 8 साल है। तो उस उम्र में पहले क्या था कि आकाशवाणी वगैरह में, अब पता नहीं क्यों धीरे धीरे ये सब खत्म हो गया। एक प्रोग्राम होता था संडे को, बाल संघ का प्रोग्राम होता था, पता नहीं आपको याद है कि नहीं, बच्चों का होता था। तो उसमें सारे बच्चे आते थे, सब करते थे, आधे घंटे 1 घंटे का शो होता था। तो उस समय हमारे जो बड़े पिताजी लोग थे, उन लोगों ने कहा करिए तबला बजाता है ये छोटा सा, चलो इसको आज रेडियो में बजवाते हैं। तो उस उम्र में सबसे पहला परफॉर्मेंस मैंने आकाशवाणी इलाहाबाद में किया, बाल संघ में। तो जैसे होता ना कि अब यहाँ भी अपना बच्चा अपना नाम बताओ, क्या बजाओगे, टुकड़ा बजाओ, कायदा बजाओगे, तो वो परफॉर्मेंस किया। और तो उसमें हमको पैसे भी मिले थे, 5 रुपए की चेक थी वो। क्योंकि आकाशवाणी में आज भी वो परंपरा कायम है, बिना भुगतान के किसी कलाकार की प्रस्तुति नहीं होती। हाँ, तो वो हो गया। अच्छा, फिर पैसे मिल गए। फिर अब उनसे हम कहें कि अब कब कराओगे। रुचि और बढ़ गई। रुचि और बढ़ गई। फिर हमने बाल वालों का वो कंसर्ट होता हुआ रेडियो में। उस वक्त बहुत ही ज्यादा ये सब था, बच्चों की प्रतिभा को बढ़ाने और के लिए। क्योंकि दूरदर्शन वगैरह बिल्कुल था ही नहीं, आकाशवाणी था। तो मैंने फिर वो कंसर्ट वहाँ बजाया, मेरे ख्याल से 72 में। आज भी उसका कंटेक्ट मेरे पास है। तो वो हमने बजाया। और फिर वो दौर शुरू, फिर उसके बाद युवाणी होता था वहाँ, युवाणी में मैंने बजाया वहाँ। फिर उसके बाद हम लखनऊ सर्विस में आ गए, फिर आकाशवाणी से जनरल ऑडिशन दिया। फिर नहीं, पहले A ग्रेड नहीं हुए थे। सबसे पहले तो B क्लास मिला था 80 में। तो हमें कहा कि B क्लास मिला, तो फिर हम लोग अफसोस करते हैं, हमने अफसोस नहीं किया। हमने 2-3 प्रोग्राम किया, फिर 1 साल के अंदर फिर मैंने ऑडिशन दे दिया। फिर 82 में मैं बिहाई हो गया। और उसके बाद फिर हमने रियाज तो करते थे, फिर मैंने कहा अच्छा नहीं लग रहा, और कुछ करना चाहिए। तो 93 या 95 में शायद, तो मैं आकाशवाणी का A ग्रेड हो गया। और फिर जब A ग्रेड हो गया तो हमको फिर अपने काम को भी A ग्रेड के जैसे करना है। ये नहीं कि अब तो हो गया, जैसे PhD लग गई, हमें रियाज नहीं करना, डॉक्टर हो गए। अभी कहा जाए डॉक्टर हो गए, जरा सा 2 घंटे गाँव बजाओ, तो कुछ ही लोग होंगे जो गाय बजाएंगे। बिल्कुल ठीक बात। लेकिन हम लोग अपने उसके लिए कि जो हमारा ग्रेड आकाशवाणी ने दिया है, उसकी गरिमा को बचाने के लिए हम लोगों को रियाज, आज भी हम, आप सोचिए कि जब सोते हैं तब भी दिमाग में तबला ही चलता है। क्लास में बैठे तो केवल तबला ही चलता है, गाने बजाने के बाद मतलब वो दिन भर यही है, उसमें रवा यही करना ही चाहिए, तब कुछ आता है। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की। और ये रवा होना न केवल इंजन के लिए ज़रूरी है, बल्कि जो संगीत की परंपरा है उसमें कलाकारों को हमेशा मजते रहना है, मांझते रहना है, अपनी प्रतिभा को संवारते रहना है, बढ़ाते रहना है, और ये बेहद ज़रूरी है। हम बातें आगे बढ़ाएंगे और अरुण भट्ट जी से न केवल गुरु शिष्य परंपरा के और आयामों पे बात करेंगे, बल्कि बदलते दौर में जो भारतीय शास्त्रीय संगीत है उसमें तबले में कितने तरह के प्रयोग हुए हैं उस पर भी आपके से सुनेंगे भी, जानेंगे भी। सुनते रहिए रेडियो जय घोष। एक बार फिर आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं रेडियो जय घोष और कार्यक्रम है कला यात्रा, और मैं हूं आपका दोस्त राधेश्याम दीक्षित। और हमारे मेहमान हैं तबले के जो गुरु हैं अरुण भट्ट जी, और आपसे हमारी वार्ता जारी है। अरुण जी, गुरु शिष्य परंपरा में हमने आपसे बात की, आपसे हमने जो आपके अनुभव हैं, आपके जीवन की शुरुआत कैसे उसकी बात की। लेकिन हम ये जो आपने शिक्षा और ज़्यादा आपने प्रवीण भी किया, और उसके बाद अब ये जो शिक्षा आप देते आ रहे हैं उसमें बदलते दौर में क्या कुछ आप समझ रहे हैं जो ज़रूरी है, और क्या सिखाना ज़रूरी है आज के शिक्षा लेने वाले विद्यार्थियों को और उनके परिजनों को भी, क्योंकि उनका प्रभाव उनके साथ ज़्यादा जुड़ रहा है। सबसे पहले
हम इस बात को ये रखते हैं कि जो हमारी शिक्षा है, जो पुरानी परंपराएं हैं, सबसे पहले तो जो भी गुरु सिखा रहे हैं, XYZ गुरु तो बहुत हैं हिंदुस्तान में, सबसे पहला उनका ये शिक्षा बच्चों को देना चाहिए कि उनको संस्कार उनके अंदर डालना चाहिए। अगर आप उन बच्चों के अंदर आप संस्कार अच्छे नहीं डालेंगे तो वो अच्छे बन नहीं सकते। तो उनको कैसे बैठना है, कैसे बड़ों की इज्जत करना है, तौर तरीका क्या है, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और पुरानी परंपराएं तो ये है कि देखिए हमें बोलने में कोई वो नहीं है, जो सच्चाई है, जो आप जानना चाह रहे हैं, क्योंकि संगीत तवाइफों के यहाँ भी था। क्योंकि कोई एक समय था कि हमारे जो आर्टिस्ट थे सब सारे बड़े बड़े लोग वहीं तवाइफों के यहाँ जाते थे, बजाते थे, बड़े बड़े आर्टिस्ट, अब हम किस नाम नहीं लेना चाहेंगे। तो एक वहाँ ये था, वो देखिए ये परंपराएं देखिए अब आज के बच्चों में नहीं है। तो जैसे कि हमारे जैसे कोई तवाइफ है, उनको कोई वहाँ उस वक्त कहते हैं ना तालीम देने गए हैं, आप कहेंगे शिक्षा देने गए, सिखाने गए, उस वक्त कहाँ गए, वो तालीम दे रहे हैं वहाँ पर उनके यहाँ नकारात्मकता। जी जी, तो वो तालीम दे रहे हैं, तो वो जो उनकी जो लोग सीखते थे वहाँ पे, तो गुरु का तो पैर छूते ही छूते थे, ठीक है। लेकिन अगर गुरु घर का साल भर का भी बच्चा वहाँ गया तो वो उसके भी पैर छुएंगे। ये परंपराएं अब नहीं है, ये उसका अंश माना जाता है। अंश, क्योंकि गुरु घर के हैं ये, तो उनका भी पैर छूते थे। ये परंपराएं अब नहीं है। अरे वो तो छोटे हैं, ये बड़े हैं, अरे हमसे इतना, ये बच्चे का पैर छुएंगे, नहीं, मान मर्दन जैसा महसूस जी। होता है। तो जो सरलता है, जो झुकाव है, जो संलिप्तता है अपने कार्य में, उसमें भाव बढ़ता है और एक परिवार का वातावरण भी बनता है। ये संस्कार जो है अब वो समय भी नहीं रह गया, वो नहीं रह गया, नहीं तो ये जो परंपराएं हैं ये हमारी वो है, संस्कार है। आपने बहुत काम किया तबले पर, और न केवल आपके काम को पहचाना गया बल्कि बहुत से अवार्ड्स भी आपको मिले। 2007 में संगीत नाटक अकेडमी का भी अवार्ड आपको मिला। अन्य पुरस्कार तो बहुत से हैं, लेकिन सबसे बड़ा पुरस्कार ये है कि आपका जो मान और सम्मान है वो केवल देश तक महदूद नहीं है, बल्कि दुनिया के तमाम हिस्सों में आपको सुना जाता है, आपको जाना जाता है, और आपके शिष्यों की मांग है और आप पहुंचते हैं। और साथ में ये जो घरानों की परंपरा है, चलते चलते वो भी हमें बताते चलें कि घरानों की परंपरा में बहुत से अब घराने हो गए, बहुत सी बात होती है, लेकिन मूल घराने की परंपरा क्या है और घरानों का तात्पर्य क्या था? देखिए ऐसा है कि घराने जो होते हैं, हालांकि मेरे तबले में किताबों में 6 घराने दिए हुए हैं। दिल्ली है, अजराड़ा है, लखनऊ है, फर्रुखाबाद है, बनारस और एक पंजाब है। 6 घराने। लेकिन जो अगर और हम पीछे जाएं मूल रूप में, तो वो लोग कहते थे कि एक पूरब है, एक पश्चिम है, 2 घराने हैं। कई बुजुर्गों ने भी कहा है इस बात को, तो 2 ही घराने। अब धीरे धीरे करके, और जहाँ तक घरानों की बात है, जैसे कि हम रहने वाले इलाहाबाद के हैं, ये भी एक बड़ी विडंबना है। यहाँ वाले लोग कहते हैं वो जो इलाहाबाद के अरुण भट्ट हैं, अब वो प्रयागराज उसका नाम हो गया है। और जब इलाहाबाद बजाने जाते तो वो लोग कहते हैं वो लखनऊ से आए, लखनऊ के अरुण भट्ट। लखनऊ के अरुण भट्ट। तो इसका ये मतलब नहीं होगा कि हम लखनऊ के हो गए, हमारा वो स्थान। लेकिन और जो जैसे हमारे वो फर्रुखाबाद घराने के थे उस्ताद अहमद जान तिरकवा खां साहब, और उनके गुरु भाई थे अमीर हसन खां साहब, ठीक है, जो कि मुनीर खां साहब के शागिर्द थे। दोनों का अंदाज अलग था। तो वो कुछ बजाते थे, वो कुछ करते थे। तो ये घराने तो है ही हैं, और फिर अलग अलग घराने हैं। एक जैसे कि हमारा लखनऊ घराना है, लखनऊ में लोगों ने कहा कि ये लोग कहते हैं ना नज़ाकत का है ये, तो उसी अंदाज का लोगों ने वो कुछ बंदिशें भी बनाई हैं। इसलिए जो फर्क है वो घरानों ने उसको सहेजा, संवारा, बचाया, और अरुण भट्ट जी की यह परंपरा और उनके शिष्यों के जरिए ऐसे ही फलती फूलती रहे, हमारी ये कामना है। अच्छा, उसके बारे में एक चीज़, जैसे कि अब ये बनारस हो गया, बनारस का जैसे कहते तबला जो है भोलेनाथ की नगरी है, तो
ये हुआ, और लखनऊ तो सबका अलग अलग है। हाँ हाँ हाँ। तो ऐसे सारे घराने हैं और हर घराना अच्छा है, हम किसी घराने को बुरा नहीं कहते, सबकी एक अलग खुशबू है। बिल्कुल। जैसे हर फूल की अलग पहचान है, वैसे हर घरानों की अलग खुशबू है। ये है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमसे वार्ता करने के लिए। और फूलों की खुशबू जब गुलदस्ते में समेटी जाती है तो वो सबको प्रभावित करता है, चाहे किसी के रंग और उसकी जो खुशबू है अलग अलग पसंद हो, लेकिन गुलदस्ता सभी को पसंद आता है। और ऐसे ही तालवाद्य तबले की भूमिका है भारतीय शास्त्रीय संगीत परंपरा में कि गीत कोई सा हो, लेकिन तबला साथ होगा तो उसमें जान आएगी, और नहीं तो नीरस होगा। तो आपके जीवन में भी हमारे यहाँ संगीत को चिकित्सा का दर्जा दिया गया है, क्योंकि इसकी जो आवृत्तियाँ हैं ये हमारे मस्तिष्क पर प्रभाव डालती हैं, हमारे जीवन में इसका बड़ा अंतर आता है, हमारा जो पूरा जो मानस है वो बदलता है, और इसलिए उसका रस स्वादन करते हुए आपको आनंद की अनुभूति होती है, और वो होती रहे, यही हमारी कामना है। चीज़ हम और थोड़ा सा आपको वो कर रहे हैं, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। ये जो मेरे साथ जो बैठे हुए हैं बच्चे, ये नमन सिंह है। हाँ। ये बच्चा गोंडा का है और रायता है, साथ में लहरा दे रहा है, हमारा मतलब है। आज भी अभी हारमोनियम पर ये साथ देगा और बहुत अच्छा गाता है। बहुत सुंदर। अच्छा, दूसरा ये बच्चा है, शुरू से मेरे पास है कि 10-12 सालों के, ये अनंत प्रजापति हैं। ये अम्बेडकर नगर के हैं। ये हमारे शागिर्द हैं। और फिर ये एक छोटा सा बच्चा कनिष्ठ है, ये अभी कुछ दिन पहले जिन्होंने अभी गणेशवरन बजाया, और इसके पीछे बैठे हर्षित शर्मा जी हैं। 8 सालों से आपसे? हाँ, ये भी कर रहे हैं। ये भी एक इनके पिताजी पुजारी हैं मंदिर के, और ये हैं हमारे तस्सत हरिओम जी हैं। ये भी अभी मेरे कुछ दिन पहले शागिर्द हुए हैं। और ये चित्रकूट के हैं पवन चौधरी जी, तुलसीदास जी की नगरी। हाँ वहाँ के हैं। ये भी एक किसान के बेटे हैं। और ये एक शागिर्द है बबीता, ये भी अभी शुरू किया है। तो ये सारे लोग हमारे बड़े करीबी हैं, और इन लोगों को हम साथ में लेके आए, तो इनका नाम लेना भी जरूरी है। और शिष्यों की पहचान से गुरु की पहचान होती है। हम आपको नमन करते हैं और आपकी इस भावना को सम्मान करते हैं, क्योंकि गुरु की जो परंपरा है वो शिष्यों के जरिए आगे बढ़ती है। तो आप सुन रहे हैं कला यात्रा। आपको बहुत बहुत आभार, आपको भी अरुण जी, और आपके सभी शिष्यों को भी हमारा आभार रेडियो जय घोष में आने के लिए। आप सुनते रहें कला यात्रा, और हमारे रेडियो जय घोष के अन्य कार्यक्रमों में भी आप ऐसे ही शिरकत करते रहें। अरुण भट्ट जी को आप और विस्तृत सुन पाएंगे, उनके शिष्यों को भी सुन पाएंगे शैक्षिक समागम में, जिसपे हम तबले की शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर भी बात करेंगे। तो आप सब दीजिए अनुमति। नमस्कार। नमस्कार। जय